जनसुराज का विजन ये नहीं है कि कुछ ऐसी बातें कर देना जो लोगों को बहुत आकर्षित कर ले और उसकी वजह से वोट हासिल करके फिर हम वही करें जो बाकी पार्टियां करती आई हैं। ये जो अंतर है ये सुनने में बहुत कम अंतर लगता है, लेकिन है बहुत बड़ा। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि 2 साल लगे हैं घर घर ये बात को पहुंचाने में कि लोग इस बात के लिए जागरूक हो कि पलायन रुकना चाहिए। पलायन एक वैसा वर्ड है जो सब जानते हैं कि बिहार के हर एक घर से पलायन हो रहा है, लेकिन जब वोट का दिन आता है तो हम जाति पे, हम धर्म पे, हम मंदिर मस्जिद पे या किसी अन्य मुद्दे को लेकर वोट कर देते हैं, लेकिन अपने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पलायन के लिए वोट नहीं करते हैं। कि बिहार से हर साल 1,25,000 करोड़ सीडी रेशियो के बराबर नहीं होने की वजह से दूसरे राज्यों में चला जाता है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको बता देना चाहिए, लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सीडी रेशियो का मतलब होता है क्रेडिट बाय डिपॉजिट रेशियो, यानी कि जितना भी पैसा हम लोग बैंकों में जमा करते हैं, बैंक उसी से लोन देती है, उसी के ब्याज से वो कमाई करती है। तो हमारा मान लीजिए कि 100 रुपया बैंकों में जमा हुआ, तो बैंकों को वो 100 रुपया हमको वापस देना है, उस राज्य को वापस देना है जहां से वो जमा हुआ है, ताकि वो लोन लेके अपना कोई काम कर सके, रोजी रोजगार कर सके। ऐसा हुआ नहीं। 100 में से सिर्फ 40 रुपया आज बिहार के हाथ में आता है। 60 रुपया जो बिहार का ही अपना अधिकार है वो दूसरे राज्यों में चला जाता है, क्योंकि हम उसको ले नहीं पाते या बैंकों पे वो दबाव नहीं बना पाते हैं कि वो हमको वो सारा रुपया रिटर्न कर दे। दिन का 100 रुपया भी कमाना मुश्किल है। वो इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि कोई मजदूर वर्ग का आदमी है और वो उसको 500 रुपये मिल रहे हैं और उसे घर में खाने वाले 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, बूढ़ी अम्मा है, उनके पिताजी हैं, और ऐसे आप जोड़ेंगे हिसाब किताब तो वो 100 रुपए से भी कम आ जाता है। खाने वाले ज्यादा हैं और कमाने वाले कम है, तो उस हिसाब से वो 100 रुपए से भी कम हो जाता है। तो दिन का 100 रुपया भी हम नहीं कमा रहे हैं। और ऐसी महंगाई के जमाने में ये बात शायद उन लोगों को नहीं समझ में आएगी जो जिनके पास अच्छा मोबाइल है, जो घर में बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब गांव में जाएंगे या आप जाते ही होंगे, और जिस तरीके से हम लोगों ने यात्रा करके वो देखा है, बहुत बहुत ही ज्यादा कठिन जीवन है लोगों का। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आदमी खा कैसे रहा है। कई लोग हमने देखे हैं गांव में जो रात में खाना नहीं खा रहे हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों को किसी तरीके से चावल का एक एक कौर उठा उठा के खिला रहे हैं। और ये नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की दुनिया में। अभी हम हैं मोतिहारी हैं बागिस बिया के घर। जैसा आप देख रहे हैं कि जनसुराज जो पिछले 2 साल से बात कह रही है, जिन मुद्दों को लेके गांव गांव में घूम रही है, लोगों को समझा रही है, अब ये पार्टियों को ये बात समझ में आई है और वो भी इसी बात को लेके घूम रहे हैं। तो इससे जनता किसकी बात पे भरोसा करेगी, जनता किसकी बात को मानेगी? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके उन सारे दर्शकों को भी, क्योंकि एक बहुत ही नया और फ्रेश चैनल आपने खोला और वह मोनेटाइज भी हो गया है। इसके लिए आपको बहुत बधाई। और इसको देख के ये लगता है कि बिहार के अंदर कितनी बेचैनी है कि कोई नया लड़का जो जनसुराज के बारे में या बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने को लेकर जो विजन लेकर जो चला है, वो लोगों को प्रभावित कर रहा है। और हमारे साथियों के चैनल जो जनसुराज की वीडियो डाल रहे हैं, खासकर उनके चैनल लगातार मोनेटाइज हो रहे हैं। ये आज से 2 साल पहले इसकी शुरुआत संजीत जो हमारे साथी हैं उन्होंने की थी, और आज देखिए कि हर एक व्यक्ति जो है, हर दिन हमको ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया, उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। तो ये तो खैर वो चीज है जो चल रहा है, हम उसको ही दिखा रहे हैं और उससे ये काम हो रहा है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत गंभीर है। सोचा कि इससे पहले आपको बधाई दे दें, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई शिवम, कि आपका बिहार की दुनिया जो एकदम नया चैनल है, 2 महीने पुराना चैनल है और आज मोनेटाइज हो चुका है। खैर, आपने सवाल पूछा कि सब लोग तैयार हैं तो जनता किसकी बात समझेगी। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जनसुराज का विजन क्या है। जनसुराज का विजन ये नहीं है कि कुछ ऐसी बातें कर देना जो लोगों को बहुत आकर्षित कर ले और उसकी वजह से वोट हासिल करके फिर हम वही करें जो बाकी पार्टियां करती आई हैं। ये जो अंतर है ये सुनने में बहुत कम अंतर लगता है, लेकिन है बहुत बड़ा। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि 2 साल लगे हैं घर घर ये बात को पहुंचाने में कि लोग इस बात के लिए जागरूक हो कि पलायन रुकना चाहिए। पलायन एक वैसा वर्ड है जो सब जानते हैं कि बिहार के हर एक घर से पलायन हो रहा है, लेकिन जब वोट का दिन आता है तो हम जाति पे, हम धर्म पे, हम मंदिर मस्जिद पे या किसी अन्य मुद्दे को लेकर वोट कर देते हैं, लेकिन अपने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पलायन के लिए वोट नहीं करते हैं।
तो आप एकदम सही बात बोले। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा जिसमें लालू यादव भी कह रहे हैं कि पलायन रुकना चाहिए। अभी कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं कि पलायन रुकना चाहिए। और इस बात को समझना होगा कि ये जनसुराज का प्रयास लगातार 2 साल तक पैदल पैदल चलकर, बाइक यात्रा करके, अलग अलग सभाएं करके लगातार कोशिश की गई है कि इस बात को लेकर बिहार के लोगों को जागरूक कर दिया जाए कि पलायन रुकना ही चाहिए। लेकिन अंतर जो है बाकी पार्टियों में और जनसुराज में, वो अंतर ये है कि हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे रुकेगा, कितने दिनों में रुकेगा, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा। बाकी पार्टियों के बारे में मुझे बहुत क्लियर नहीं हूं, क्योंकि वो जब वो सामने रखेंगे डॉक्यूमेंट अभी की। थोड़े दिनों पहले तेजस्वी यादव का एक बयान आया था, वो कह रहे थे पलायन रोकना तो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा इसमें। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है कि हाँ, पलायन पे बात करना चाहिए, पलायन रोकना चाहिए। तेजस्वी यादव को तो पलायन जैसा वर्ड टच भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि उनके और उनके परिवार की ही देन है कि आज बिहार के सारे लोग पलायन के शिकार हैं। तो उनको तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। और उसके बाद की जो सरकारें हैं जिन्होंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया है, उनको भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पलायन जो प्रशांत जी बताते हैं कि सबसे पहले जो पलायन है जिसको लोगों को समझना चाहिए, वो है पूंजी का पलायन। पलायन सिर्फ लोगों का नहीं है, सिर्फ मजदूरों का नहीं है, सिर्फ इंजीनियर्स का नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चों का नहीं है। जो इसके जड़ में जो पलायन है वो है पूंजी का पलायन, जिसके बारे में वो सीडी रेशियो समझाते हैं। अच्छा, एक और बात है, जब शुरुआत में हम लोग सीडी रेशियो की बात करते थे तो लोग बहुत अचंभित हो जाते थे कि ये क्या नया चीज आ गया। सीडी रेशियो का मतलब साथियों क्रेडिट बाय डिपॉजिट रेशियो से है। जो भी साथी हमारे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े होंगे या इकोनॉमी की अच्छी समझ रखते होंगे, उनको पता होगा सीडी रेशियो के बारे में। मुझे भी नहीं पता था, ये प्रशांत जी के ही मीटिंग में ये पता चला, क्योंकि वो बहुत गंभीर है इस बात को लेके कि बिहार से हर साल 1,25,000 करोड़ सीडी रेशियो के बराबर नहीं होने की वजह से दूसरे राज्यों में चला जाता है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको बता देना चाहिए, लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सीडी रेशियो का मतलब होता है क्रेडिट बाय डिपॉजिट रेशियो, यानी कि जितना भी पैसा हम लोग बैंकों में जमा करते हैं, बैंक उसी से लोन देती है, उसी के ब्याज से वो कमाई करती है। तो हमारा मान लीजिए कि 100 रुपया बैंकों में जमा हुआ, तो बैंकों को वो 100 रुपया हमको वापस देना है, उस राज्य को वापस देना है जहां से वो जमा हुआ है, ताकि वो लोन लेके अपना कोई काम कर सके, रोजी रोजगार कर सके। ऐसा हुआ नहीं। 100 में से सिर्फ 40 रुपया आज बिहार के हाथ में आता है। 60 रुपया जो बिहार का ही अपना अधिकार है वो दूसरे राज्यों में चला जाता है, क्योंकि हम उसको ले नहीं पाते या बैंकों पे वो दबाव नहीं बना पाते हैं कि वो हमको वो सारा रुपया रिटर्न कर दे। इससे अगर आप जोड़ेंगे तो 30-35 सालों में 26 लाख करोड़ रुपया के आसपास का नुकसान बिहार को देखना पड़ा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब ये अमाउंट जो गुजरात में चला गया, जो महाराष्ट्र में चला गया, तमिलनाडु और कर्नाटका में चला गया, वो पैसा अगर हमारे पास होता या हमारी सरकारों ने उस पर दबाव बनाया होता तो वह हमारे पास होता और हम लोग उससे काफी तरक्की कर चुके होते। और वो पूंजी का पलायन, अगर आप सोच के देखिए कि हमारे लोग जो स्किल्ड हैं, यानी कि कहीं गुजरात की किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके पास स्किल है कि वो एक कंपनी अपनी डाल सकते हैं, उनको आता सब कुछ है, वो वहां के काम करने वाले लोगों से जो सो कॉल्ड जो वहां पे अच्छा सैलरी ले रहे हैं उनसे ज्यादा समझ रखते हैं चीजों की, पर उनके हाथ में पूंजी नहीं है तो वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं या छोटी मोटी नौकरी करने के लिए मजबूर है। अगर उनके हाथ में वो पूंजी दे दी जाती तो वो अपना व्यापार करते, उससे और लोगों को नौकरी पे रखते, उसको और लोगों को रोजगार देते और उससे पलायन रिवर्स हो पाता। अगर हमारे सारे स्किल्ड लोग बिहार आ जाएं और उनके हाथ में पूंजी डाल दी जाए कि भैया आप अपने जो भी आपकी काबिलियत है उसके हिसाब से आप यहाँ पे फैक्ट्री डालिए, आप इंडस्ट्री डालिए, और उसके बाद जो वो लोग रिवर्स करते, वो लोग भी ढूंढते कि भाई कौन काबिल लोग है जो हमारी कंपनी में काम कर सकता है, तो वहां से लोग आते। और सिर्फ बिहार के लोग वापस नहीं आते, बिहार देश के अन्य राज्यों से भी लोग वापस आते। खैर, इस पे कोई काम नहीं हुआ। तो तेजस्वी यादव जैसे लीडर को और खासकर ये कांग्रेस बीजेपी को इस बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए, पलायन रोकने के, कम से कम बिहार को लेकर संदर्भ में। बाकी बातें आप कर सकते हैं, सामाजिक न्याय की बात कर सकते हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, एक आप कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त जो उन्होंने किया था अपने शुरुआती समय में, जो सड़क बनवाई थी, जो पुल बनवाए थे, उसके ऊपर वो बात कर। भी तो ध्वस्त हो रहा है क्या, जहां जहां देखिए पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं आए दिन ही पिछले। हाँ, अब हाल बुरा है, लेकिन जब नीतीश कुमार आए थे 2005 में, उस समय वो चीज बदलता हुआ दिखा था। कोई भी सरकार जब आती है, एक विजन को लेके आती है, तो ना करते हुए कुछ ना कुछ अच्छा कर जाती है।
इसमें हम लोग इसको इनकार नहीं कर सकते कि लालू प्रसाद यादव जब आए थे तो उन्होंने गरीबों को आवाज दी थी, जिसमें अक्रॉस द कास्ट किसी भी कास्ट के लोग हों, अगर वो गरीब हैं, अगर उनकी आवाज दबी हुई है तो उनको आवाज मिली थी। नीतीश कुमार आए तो वो जो जंगल राज बन चुका था, जो सुबह शाम मर्डर, किडनैपिंग, रेप और जो भी हीनियस क्राइम जो लगातार हो रहे थे, उसके ऊपर थोड़ी रोक लगी थी और सड़क की तरफ लोगों का ध्यान गया था। लोगों का ध्यान उस समय प्रशासन को दुरुस्त करने का गया था। उसके लिए इनको ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो सबसे जो जड़ में जो काम, जो बहुत जरूरी काम था, जो हम लोग समझते हैं, वो थी शिक्षा। शिक्षा का स्तर इतना गिरता चला गया कि अब बस स्कूलों में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेजों में डिग्री बट रहा है। इससे हमारा जो नुकसान हुआ है कि हम चाहे कितने भी काबिल हों, हम मजदूरी ही कर पा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं पा रहे। बिहार के लोग बाहर में कहीं जाने जाते हैं, किसी भी राज्य में, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे लोग काबिल नहीं है। बड़े बड़े पोस्ट पे भी जहां पे हमने साबित किया है, वहां पे तो हम हैं ही। लेकिन ज्यादातर आप संख्या देखेंगे तो मजदूरों की है। तो बिहार की इमेज भी मजदूरों वाली इमेज बन गई है। और चूंकि हमारे यहाँ एक विडंबना है कि जो छोटा काम करता है उसको हम लोग गाली देके उससे काम करवाने की कोशिश करते हैं, तो बिहारी आज भी गाली सुन रहा है। तो पलायन की बात, जो आपके जो शुरुआत के जो मूल में जो सवाल था, वो ये था कि ये लोग भी पलायन पे बात कर रहे हैं, तो कम से कम चलिए बात तो शुरू की। और इनको भी लग रहा है कि पलायन को रिवर्स करना जरूरी है, पलायन जो है रुकना चाहिए। तो इसमें जनसुराज को, और खासकर अगर आप हमारी बात करें, जो लोग प्रशांत जी के साथ थोड़ा समय उन्होंने बिताया है, ज्यादा समय तो नहीं, 2-3 साल जो उनके साथ रहने में बात समझ में आई है कि वो कितना सीरियस है इस काम को लेके। और एक व्यक्ति जो 30-35 लोगों के साथ चला था लगातार पश्चिमी चंपारण से, और करते करते आज 2-2.5 साल हो गए हैं, इस बात को तो मनवा दिया है कि भैया अगर आप बिहार में आना है, मुझे एक शायरी याद तो आपको रोजगार पे बात, आपकी शायरी सुनते हैं, मतलब बिहार में अगर आपको आना है तो आपको रोजगार पे बात करनी होगी, आपको शिक्षा पे बात करनी होगी। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई इशारा नहीं है, आपको ये बात करनी ही होगी। और आपने वो देखा भी होगा, जो वितरण था, वो जो नियुक्ति पत्र बट रहा था उस वक्त, जिसमें 70% इन्होंने नौकरी जो है वो बाहरी लोगों को ही दे दिया। तो अब डोमिसाइल का इश्यू चल रहा है, बाकी यूपी झारखंड पर कहाँ के लोगों को इन्होंने नौकरी दे दी, और 40% मात्र बिहार के लोगों को नौकरी मिली। तो इसको भी आप देखिए कि आप एक काम करने जाते हैं, जब आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होती है, जब आपकी नीयत अच्छी नहीं होती है, और आप सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसी प्रकार का आपको रिप्रिकॉशन झेलना पड़ता है। कि लोग अब डोमिसाइल के लिए कितना ज्यादा, डोमिसाइल नीति बनाने के लिए कितना ज्यादा अग्रेसिव है युवा यहाँ के, कि कम से कम बिहार में कम से कम नौकरी तो दे दो भाई। सरकारी नौकरी वैसे भी आप जानते हैं कि सिर्फ 2% है। 98% आदमी के पास कोई नौकरी नहीं है, सिर्फ 2% लोग चपरासी से लेके और मुख्य सचिव तक दिन का 100 रुपया भी लोग नहीं कमा, दिन का 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, उस पर भी आते हैं। मतलब सरकारी नौकरी में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक सिर्फ 2% लोगों के पास नौकरी है। 98% के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, और उसी 2% में हम हो हल्ला कर रहे हैं। हमारे घर में नौकरी मिली हो नहीं मिली हो, लेकिन जिसको मिली हम उसी पे हो हल्ला कर रहे हैं कि 2% में जो लोग आ गए, हम उनके लिए ताली पीट रहे हैं। अरे भैया, जब ये 2% है तो 98% की भी, वो भी तो जनता ही है, और एक बड़ा समूह है, उसके बारे में कौन सोचेगा, उनके घर में पैसा कैसे है। और जैसे आपने जिक्र किया अभी कि दिन का 100 रुपया ही कमा पाते हैं, एक एवरेज जो अब निकाला जाए तो बिहार में दिन का 100 रुपया भी कमाना मुश्किल है। वो इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि कोई मजदूर वर्ग का आदमी है और वो उसको 500 रुपए मिल रहे हैं, और उसे घर में खाने वाले 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, बूढ़ी अम्मा है, उनके पिताजी हैं, और ऐसे आप जोड़ेंगे हिसाब किताब तो वो 100 रुपए से भी कम आ जाता है। खाने वाले ज्यादा है और कमाने वाले कम है, तो उस हिसाब से वो 100 रुपए से भी कम हो जाता है। तो दिन का 100 रुपया भी हम नहीं कमा रहे हैं। और ऐसी महंगाई के जमाने में ये बात शायद उन लोगों को नहीं समझ में आएगी जो जिनके पास अच्छा मोबाइल है, जो घर में बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब गांव में जाएंगे, या आप जाते ही होंगे, और जिस तरीके से हम लोगों ने यात्रा करके वो देखा है, बहुत बहुत ही ज्यादा कठिन जीवन है लोगों का। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आदमी खा कैसे रहा है। कई लोग हमने देखे हैं गांव में जो रात में खाना नहीं खा रहे हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों को किसी तरीके से चावल का एक कौर उठा उठा के खिला रहे हैं। और ये हम सच बोल रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप जाएंगे गांव में तो स्थिति बहुत बहुत खराब है। कई गांव तो ऐसे हैं कि पूरा गांव ही एक वक्त खाना नहीं खा रहा है, और इस लालच में लगा हुआ है कि कोई उनको कुछ एक टाइम का खाना खिला दे, और एक टाइम का किसी भोज में खाना खा रहे हैं तो उस दिन वो बहुत खुशी मना रहे हैं कि भाई आज हमने अच्छा खाना खा लिया। मतलब ये आप इतनी विडंबना ज्यादा है कि आप जब चलेंगे पदयात्रा में तो लोगों के पैर में चप्पल नहीं है, वो 100 रुपए का चप्पल भी वो नहीं पैर में डाल पा रहे हैं। बच्चे ऐसे ही
मतलब रिस्क ही है ना जीवन में कि आप बस चल रहे हैं। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि उन्हीं का हजारों करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, बिहार के बाहर जा हाँ, रहा है। उनकी ही सेविंग है वो। हाँ वो जो बैंक में रुपया डाल रहे हैं, जो भी उनकी छोटी सी कमाई है उसमें से बचा के जो रुपया डाल रहे हैं, वो रुपया उनको ना मिलके वो बाहर चला जा रहा है। तो सबसे पहले जो इस पलायन को रिवर्स करने के लिए जो प्रशांत जी बताते हैं कि उस सीडी रेशियो को जो है दुरुस्त किया जाए, उसके ऊपर दबाव बनाया जाए। अच्छा, एक और बात और कि उसके जो अध्यक्ष होते हैं, ये जो कमेटी होती है जो इस पे काम करती है, जो रिजर्व बैंक पे दबाव बनाती है कि आपको ये पैसा देना ही देना है, उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री खुद। तो आप इसको आप साफ देख सकते हैं कि फेलियर किसका है, यानी कि आपके मुखिया का ये फेलियर है। ये फेलियर है आपके उस व्यक्ति का जिसको आपने भरोसा देके 5 साल के लिए, मतलब वोट तो 5 साल के लिए होता है, वो अलग बात है कि लोग कोई 20 साल से कोई 25 साल से मुख्यमंत्री बना रहता है, लेकिन 5 साल का जो भरोसा जिस पे हम वोट करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमारे हकों की रक्षा करे, हमारे जीवन में जो भी आसानी हो, जो हमारे जीवन यापन के लिए जो सुविधाएं हमको मुहैया होनी चाहिए जो सरकार की तरफ से, वो कम कम बेसिक सुविधा हमको मुहैया हो, और उसमें भी हम फेल हो रहे हैं। और खासकर जो शिक्षा है उसके ऊपर फेल हो रहे हैं। तो ये पूंजी का पलायन अगर हम रोकते हैं, जो प्रशांत जी समझाते हैं हमेशा कि अगर पूंजी का पलायन हम रोक दें तो उसके साथ साथ बुद्धि का पलायन भी रुक जाएगा, और उसके साथ साथ ये जो मजदूरी है, जो लोग जो जा जाके किसी के घर में, किसी के खेतों में काम कर रहे हैं, इसका भी पलायन रुक जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा पलायन रोकने का योजना है वो पूंजी का पलायन रोकने का, इसीलिए हम कहते हैं कि पलायन रिवर्स कर देंगे। अब यही बात अगर तेजस्वी यादव भी समझा दें कि कैसे उस पलायन को रोकेंगे, यही बात अगर कन्हैया कुमार समझा दें, यही बात अगर लालू प्रसाद यादव समझा दें, मोदी जी समझा दें कि बिहार का पलायन कैसे रुकेगा। और देखिए तो कन्हैया तो कुमार को अब याद आ रहा है कि बिहार में पलायन हो रहा है। पिछले गठबंधन में तो उन्हीं की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी, मतलब जनरली ऐसा होता है कि हमने जो देखा है अब तक जीवन में, वैसे हमारा कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, हमारी उम्र भी नहीं है, दाढ़ी में जरूर थोड़ा बहुत सफेद हुआ है, लेकिन पानी की कमी की वजह से हो गया होगा। इतनी उम्र नहीं है कि हम इस बात पे बता पाए कि इन लोगों ने जो कुछ भी किया है वो किस आधार पे किया है कि आज तक ये पलायन रुका नहीं। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं, जो हम लोगों ने देखा है आज तक, अभी तक, कि पलायन जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि हम लोगों ने उनको रोकने के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं किया और उनको मजबूर किया कि आप जाइए। हमने उनकी स्थिति ऐसी बना दी कि वो मजबूर हो गए कि बाहर जाना ही पड़ेगा। अगर हम अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं बनाए तो हम जैसे लोग पढ़ने के लिए बाहर चले गए, हमारे यहाँ अच्छी कंपनियां नहीं हैं तो हम नौकरी करने के लिए बाहर चले गए। जब हम यहाँ पे रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि हम 500 रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं अपने लोगों को, तो लोग मजदूरी करने के लिए बाहर चले गए। इसको रोकने का कोई बड़ा प्रयास नहीं किया गया। आपके सामने, आपके यहाँ के सामने से पूंजी जा रहा है, लेकिन आप उस पूंजी को नहीं रख पा रहे हैं, या फिर आपका वो नियत नहीं है, आप किसी और काम में लगे हुए हैं, आप किसी तरीके से कुछ कमीशन लेके, कुछ घोटाला करके, कुछ पैसा अपने लिए बना के, आपका विजन जो है वो उस तरफ है अगर, तो इस पे प्रयास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं वो गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम भी उनके बात से सहमत हैं कि पलायन रोकना मुश्किल है, लेकिन तब तक मुश्किल है जब तक प्रयास नहीं किया जाए। जैसे आपका कोई भी रिजल्ट लाना मुश्किल है, तब तक मुश्किल है जब तक आपने प्रयास ही नहीं किया, आपने किताब ही नहीं ली है मान लीजिए, तो पढ़ाई शुरू ही नहीं होगी। पढ़ाई शुरू ही नहीं होगी तो आप उसमें नौकरी करेंगे ही नहीं। तो उन्होंने वो पहला जो बेसिक काम है वही नहीं किया, जिसकी वजह से ये हो रहा है। हाँ, और जो कन्हैया कुमार और बाकी लोगों के बारे में आप बता रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जितना हम लोग अभी तक समझ पाए हैं वो यही है कि जहां कहीं भी चुनाव होता है वो 2-3 महीने पहले एक्टिव होते हैं, लेकिन कम से कम बिहार में वो 6-8 महीने पहले एक्टिव हुए हैं। इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि उनको ये ग्राउंड दिखा कि यहाँ पे बहुत उपजाऊ जमीन है, आके कुछ करते हैं, यहाँ 6-8 महीने पहले ही से प्रयास करते हैं। तो ये उनके लिए, जितनी भी पार्टियां जो प्रयास करना चाहती है बिहार के लिए, ये अच्छा ही होगा, क्योंकि इससे कंपटीशन और आएगा। अगर कन्हैया कुमार बिहार के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर मोदी जी भी आवाज उठा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार भी आवाज उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी आवाज उठा रहे हैं, जनसुराज भी आवाज उठा रही है, प्रशांत किशोर भी आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन आएगा। लेकिन बिहार की जनता को ये बात समझना चाहिए कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, बाकी उनके हाथ में है। जिसके पास ये विजन होगा कि कैसे होगा, तब वो खुद समझ में आ जाएगा कि कौन करेगा। कोई ये नहीं बताएगा कि कैसे होगा। प्रशांत जी एक एक बात क्लियर बताते हैं कि भैया अगर हम महिलाओं को ऋण देने की बात कर रहे हैं तो पैसा कहां से आएगा, किन लोगों को उससे लाभ मिलेगा और उससे बिहार की तरक्की में क्या फायदा होगा। बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने का हमारा विजन है। हम इस बात से
इनकार नहीं करते हैं कि बिहार 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है, लेकिन उसके लिए चहुतरफा प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और जो प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि जो लोग ऐसे ही धड़ल्ले से कह देते हैं कि हम बिहार को नंबर 1 बना देंगे, ऐसी मूर्खता वाली बात जनसुराज नहीं करती, प्रशांत किशोर नहीं करते हैं। नंबर 1 राज्य हम नहीं बना सकते हैं। हो सकता है कि किसी सेक्टर में हम नंबर 1 हो जाएं, पूरे ओवरऑल बिहार को नंबर 1 पे ले जाने में अभी समय लगेगा। वो भी अगर सारे प्रयास किए जाएं, सारे वो टैलेंटेड लोग, सारा बुद्धि जो है बिहार में आके स्थापित हो जाए, वो जो पूंजी है वो बिहार के अंदर आ जाए, तब जाके उसमें वो संभव है करना, लेकिन उसमें समय लगेगा। वो इसलिए समय लगेगा कि मान लीजिए कि किसी का ग्रोथ रेट 60 का है और आपका जो ग्रोथ रेट है वो 40 का है, या अगर आप बढ़ा के उसको 40 से अब 80 कर देते हैं, तो 60 वाला भी बैठेगा तो नहीं, वो भी तो आगे बढ़ ही रहा है। यानी कि महाराष्ट्र भी तो आगे बढ़ेगा, तमिलनाडु भी तो आगे बढ़ेगा, गुजरात भी तो आगे बढ़ेगा। आप पीछे से आ रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा। अगर आपका बहुत स्पीड तेज है आगे बढ़ने का, तो थोड़ा समय में आप उनको पीछे कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी बहुत समय है। लेकिन इतना जरूर है कि हम यहाँ के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए, यहीं पे लोग स्थापित हो जाएं उसके लिए, नए शहर बन जाएं उसके लिए, और जितने भी लोग पलायन के शिकार होकर बाहर गए, मजबूरी में बाहर गए, कम से कम उनको पहले वापस लाके बिहार को एक 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। इसके लिए प्रयास जनसुराज कर रही है, और ये बात शायद जनता को समझ में आएगी। नहीं समझ में आई तो एकदम चिंता की बात नहीं है। हम लोग ये मानेंगे कि हम समझा नहीं पाए। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जनता ही मूर्ख है, जनता समझदार है, विकल्प की तलाश कर रही थी, जनसुराज विकल्प के रूप में उनको मिला है। अगर उनको ठीक लगता है तो इससे जुड़ेंगे, नहीं ठीक लगता है तो और समझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। जब तक इस बात को नहीं समझा दें कि भैया यही एकमात्र विकल्प है जनसुराज, जो जनता का सुंदर राज ला सकती है, इसके नाम में ही वो है जनसुराज। और वो आएगा कैसे, तो वो जो आप देखें हमेशा शुरू से ही देखते आ रहे हैं, आप तो बहुत क्लीशे, मतलब हम कई बार इसको दोहराया जा चुका है, सही लोग, उनके सही सोच और उन सब के सामूहिक प्रयास से बिहार बदल सकता है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक बहुत ही होशियार व्यक्ति के बदलने से नहीं बदलेगा। प्रशांत जी अक्सर ये कहते आए हैं कि जब तक सारे सही लोग बिहार के एक मंच पे इकट्ठा होकर एकदम 24 घंटे प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इस काम को नहीं किया जा सकता है। तो वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं, बाकी पार्टियां भी अपने हिसाब से कर रही है। चुनावी मौसम है तो बाकी लोग करेंगे, हमारा प्रयास तब से चल रहा है जब चुनावी मौसम नहीं था। कहीं ना कहीं ये जनसुराज की ही सफलता है कि सब लोग आज पलायन को इतना सीरियसली ले रहे हैं और पलायन के मुद्दे पे भी यात्रा कर रहे हैं। नहीं तो ये लोग जात पात से ऊपर उठते कहाँ थे। हाँ, मतलब आप देखिए ना, अभी होली गई है, इस होली पे जिन लोगों को टिकट मिल पाया, पहले तो यहाँ के लिए टिकट मिलना ही मुश्किल है, सब लोग जानते हैं जो भी बिहार के रहने वाले हैं। उनके लिए जो लोग कहीं ना कहीं किसी से पहली बात लगा के टिकट कटाते हैं उनकी बात अलग है, या जो बहुत पहले से प्लान करके बैठे हैं और पहले ही टिकट ले लिया उनकी बात अलग है। लेकिन किसी व्यक्ति को घर अगर आना है, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उसको टिकट तक नसीब नहीं है, वो यहाँ पहुंच भी नहीं पाएगा। तो हम इस स्थिति में जी रहे हैं, और एक गरीब व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से अपना किराया दे के और वहां पे मजदूरी करके अपना किसी तरीके से खाना पीना खा के रह रहा है, उसको जब यहाँ आने के लिए 2-3 हजार रुपए लग जाते हैं। आप सोच के देखिए, पेंशन है यहाँ पे 400 रुपया, और यहाँ पे आने के लिए आपका जितना टिकट है उससे कहीं ज्यादा ब्लैक में खरीद के वो किसी से लटक वटक के यहाँ पे आते हैं। तो ये विडंबना देखिए, आज भी इतने टाइम के बाद भी आज भी ये करना पड़ रहा है। कितने मजबूर है, इनको बुलाना, मतलब ये दर्द है जनसुराज का और जनसुराज से जुड़े सभी साथियों का, कि कैसे भी करके उन साथियों को जो मजबूरी में बाहर गए हैं, जिनका मन नहीं है बाहर जाने का, जिनके पास उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर गए हैं, उनको पहले वापस बुलाया जाए। और पलायन का मुद्दा, आप सही बोल रहे हैं कि मतलब इतना गंभीर मुद्दा है और इतना दर्द देने वाला मुद्दा है कि आप अभी हम लोग यात्रा करते हैं तो कई जगह पे ये खबर आती है कि फलाना आदमी इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और वहां पे पुल पे करंट लेके वहीं मर गया, 15,000 रुपए के लिए बाहर गया था। कोई कहता है कि वहां गया था सड़क दुर्घटना में मर गया, कोई कहता है कि वहां गया था फैक्ट्री के मालिक ने इतना पीटा कि पीटते पीटते उसकी जान निकल गई। आप सोच के देखिए कि ऐसा न्यूज जब आपके सामने आता है, आपको क्या लगता है कि भैया 15,000 रुपए के लिए, यानी कि 500 रुपए का रोज हुआ, उसके लिए वो आदमी बाहर जा रहा है, वहां पे भी 5-6 रुपए किराया दे रहा है किसी कमरे में रहने का, खाने पीने का, और फिर जो बच रहा है उसको यहाँ पे दे रहा है। वो खुद बीमार पड़ जाए तो उसके बाद दवा करने के लिए पैसा नहीं है, और इतना मुश्किल हालात में फिर भी चूंकि 2 रुपए उसको कमाना है, वो रोज सुबह उठता है, रोज मेहनत करने जाता है। उनको यहाँ बुलाना तो बहुत जरूरी है। अगर ये सारी पार्टियां ही इसके लिए प्रयास कर रही हैं तो फिर तो जनसुराज की सफलता ही है। जनसुराज ने जो बात कही थी कि भैया सारे लोग इस मुद्दे पे आ जाइए, अब यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, अब यहाँ पे उस तरीके की जो
समाज को बांटने की बात चलती है वो नहीं चलेगी। अब बात वही चलेगी जो आपके हक में होगा, जो बिहार के हक में होगा। तो ये अच्छा है। अब तो जनसुराज पार्टी का रूप ले चुकी है, जो एक पदयात्रा से स्टार्ट हुई थी। तो अब आगे का क्या प्लान है जनसुराज का? आगे वो जनसुराज जनता के बीच में कैसे अपने मुद्दों को रखने वाली है और जनता के बीच में कैसे जाने वाली है? देखिए, जनसुराज जो है वो एकदम अपने शुरुआती दिनों से, जब ये अभियान था, पार्टी नहीं थी, अभियान अभी भी चल रहा है और पार्टी का काम जो है वो अध्यक्ष देख रहे हैं। तो जब भी अभियान चल रहा था शुरुआत से ही, चूंकि जनसुराज का विजन क्लियर था, तो हम आज तक उससे डिगे नहीं हैं। हम ऐसा नहीं है कि मौका देख के अपनी बात कह रहे हैं, हम जो बात पहले सोच के आए थे वही बात कह रहे हैं। प्रशांत जी इसके सूत्रधार हैं। दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के उन्होंने इकोनॉमी पे चर्चा की है। दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक सेवा में जो पारंगत लोग हैं उनके साथ बैठ के इस बात पे काम किया कि सुरक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी। दुनिया के जो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग हैं उनके साथ बैठ के ये प्लान तैयार किया है कि बिहार में अगर बड़े बड़े शहर बनाने हो, अगर हमको गुड़गांव नोएडा से ज्यादा बड़े शहर बनाने हो तो उसके ऊपर कैसे काम किया जाएगा। उन्होंने बाहर जाके ये देखा है कि गांव में कैसे लोग आके रहें, गांव में वो कौन सी फैसिलिटी है जो वहां पे नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग पलायन कर जा रहे हैं, गांव में ही लोग रह जाएं, इसके लिए कौन सी व्यवस्था करनी होगी। इससे दुनिया भर के लोगों के साथ संपर्क करके जो व्यवस्था बनाई थी, जो मोटा मोटी एक खाका तैयार किया था, हम उससे हिले नहीं है। हाँ, उसमें ऐड क्या हुआ है कि जब हम डायरेक्ट ग्राउंड पे गए, जब हम सीधा लोगों से संवाद किया हम लोगों ने, तो उनकी जो एकदम समस्या थी जो आज ही दूर होनी चाहिए थी, उसको भी उसके अंदर शामिल कर लिया कि एक लॉन्ग टर्म विजन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों को अभी चाहिए उसके बारे में भी बात की जाए, उसकी पूंजी की व्यवस्था की जाए, वो देखा जाए कि उसको बजट में कहां जगह दिया जाए कि वो जो लोगों की समस्या अभी है, जैसे कहीं नाली की समस्या है, तो हम दुनिया भर में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने की बात कर रहे हैं, पता चल रहा है कि किसी घर के आगे नाला बह रहा है, उसका जीना मुश्किल हुआ है, उससे बीमार पड़ के वो खुद जिंदा ही नहीं रहेगा वो आदमी, तो फिर वो आगे हम शामिल होकर करेंगे क्या? और जल निकासी का तो प्रॉब्लम हर गांव में है। हाँ, मतलब आप देखिए बिहार में एक आपको हम बता रहे हैं कि जब हम पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू किए थे, तो एक कहीं कहीं इलाका आया जहां पे बाढ़ की समस्या थी। शिवहर के भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहां पे बाढ़ की समस्या, गोपालगंज में देखेंगे तो बाढ़ की समस्या, पश्चिमी चंपारण में कई जगह बाढ़ की समस्या, और वहां से कहीं जगह हम आगे निकले तो वहां जल जमाव की समस्या, वहां बाढ़ की समस्या नहीं थी, वहां जल निकल ही नहीं रहा है, जल जमाव की समस्या है। और आप इधर से साउथ बिहार की तरफ निकलेंगे तो वहां सूखे की समस्या है। एक ही बिहार है जहां समस्या किस तरीके से है कि एक जगह पानी बहुत ज्यादा है, एक जगह से पानी जा ही नहीं रहा है और दूसरी जगह सूखा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में आप किसी तरीके से तो एक लिंक बनाना होगा। इसके ऊपर प्रशांत जी हमेशा कहते भी हैं कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर लोगों ने असम और बिहार के ऊपर रिसर्च किया है, जब प्रशांत जी ने अपना पैसा, खुद का पैसा इन्वेस्ट भी किया है इस बात को तय करवाने के लिए कि भैया इस बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, जो कर्स बना हुआ, जो अभिशाप बना हुआ है, इसको अपॉर्चुनिटी में हम कैसे चेंज करेंगे, जिसके ऊपर काम चल रहा है। और उन लोगों का कहना है, अभी छोटी सी बात है, आपको हम अगर हम समझा पाए तो आपको समझा देते हैं कि आप उधर से देखेंगे तो बक्सर से लेके जो इधर हमारा पूर्णिया कटिहार वाला बेल्ट है, यानी गंगा के दोनों साइड वहां पे जो जमीन है वो थोड़ी सस्ती है और वहां से लोग लगातार विस्थापित होते रहते हैं, क्योंकि वहां पे पानी जमा हो जाता है तो वहां पे लोग रह नहीं पाते हैं। तो ज्यादातर वो गरीब वर्ग जो घर नहीं बना सकते हैं, वही आप छोटे आप गांव में रहने वाले लोग हैं तो आप भी देखेंगे दियारा क्षेत्र जो आपका है, जो दियारा का क्षेत्र है, वहां पे भी लोग जो आप बहुत पूंजीपति लोग हैं, जो गांव के जो समृद्ध लोग हैं, वो जाके नहीं बसते हैं, वो इस तरफ बसते हैं जहां पे आप ऊंचाई पे हो। लेकिन वो लोग जहां पे बाढ़ की समस्या रहती है वहां पे गरीब तबका जाके बसता है, और वो भी उनका कोई अपना परमानेंट घर नहीं होता है, वो इधर उधर होता रहता है। तो ऐसी जगहों पे प्रशांत जी का कहना है कि वहां पे सस्ती जमीन लेके, जो आप देखेंगे अभी मरीन ड्राइव पटना में बना, वो इसलिए बन पाया क्योंकि गंगा जो है वहां से थोड़ी दूर चली गई और वो जो इलाका था वो खाली हो गया, तो वहां सरकार को सस्ती जमीन मिल जाती है। तो एक छोटा से पटने में, मतलब पटना के अंदर अगर आपको इतनी जमीन मिल जाती है कि आप मरीन ड्राइव जैसा कुछ बना सकते हैं और आप चाहें तो उसके इर्द गिर्द इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, तो पूरा अगर आप गंगा का बेल्ट ले लें, यानी गंगा जहां से डिवाइड करती है बिहार को दो हिस्सों में, अगर उसके दोनों साइड अगर हम वो शहर बसा दें तो आप देखेंगे कि एक बड़ा तबका पलायन का, जो आप हम लोग देखते हैं कि एक जो बुद्धि का पलायन है, जो मजदूरी का पलायन है, वो सब रिवर्स होके वहां पे चला आएगा। उसके ऊपर प्लान चल रहा है। ये मोटा खाका है जिसमें आप देखेंगे समय लगेगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारा काम होगा
वो शिक्षा को लेके होगा। जो प्रखंड स्तर पे एक विश्व स्तरीय स्कूल खोलने की बात है, वो उस पे काम होगा। और उसमें भी जब तक ये स्कूल नहीं बन जाते हैं तब तक क्या होगा, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय बिहार के लोग का है कि जब हम लोग गांव में जाके कहते हैं कि हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय स्कूल खुलेगा, तो लोग कहता है, सब लोग ऐसे ही कहता है, वोट लेने के बाद कौन आता है, कौन हम लोग के लिए कुछ करता है, सब ऐसे ही कहता है। देखिए, ऐसा तो पहली बात किसी ने कहा भी नहीं होगा कि प्रखंड स्तर पर एक विश्व स्तरीय स्कूल खुलेगा, लेकिन जनसुराज नेतरहाट स्तर का एक प्रखंड स्तरीय स्कूल खोलने की योजना बना रहा है हर साल। यानी 1 साल में 1, 5 साल में 5, 10 साल में 10। ये जो जनसुराज का प्रयास रहेगा वो यही प्रयास रहेगा कि जनसुराज की अगर सरकार आती है तो हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय स्कूल खुलेगा और स्कूली बच्चों को बस की सुविधा दी जाएगी कि आप जाइए और स्कूल में अपना दाखिला लीजिए, वहां पे अपना स्कूलिंग करिए, कंप्लीट करिए। ये एक बात है। वहां की पढ़ाई दुरुस्त, उनके कोर्स डिजाइन, वो सब बात अलग है, उसके ऊपर अलग रिसर्च चल रहा है, जिसको आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग बनने में समय लगेगा, शिक्षकों की नियुक्ति, उनका कोर्स डिजाइन, उसमें समय लगेगा, तब तक क्या होगा, तब तक ये होगा कम से कम जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो आपके इर्द गिर्द में आप देखते हैं, जो आपके हिसाब से अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, जहां पे आप पैसे की कमी की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वहां अपने बच्चों को भेजिए, उनका सारा पैसा सरकार उठाएगी। मान लीजिए कि अगर आप अपने स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, वहां 300 रुपया उनका स्कूल का फी है, कुछ ड्रेस का फी है, कुछ अलग चार्ज है, तो सारा चार्ज जोड़ के आप सरकार ले लेगी और सरकार स्कूलों पे ये दबाव बनाएगी कि भैया आप इन बच्चों का एडमिशन करिए, आप इनको पढ़ाइए। और दबाव क्या बनाएगी, वो शिक्षा से बच्चों को लेंगे, क्योंकि उनके लिए फायदे की बात है। कल तक उनके पास जो बच्चे सरकारी स्कूल में चले जा रहे थे, उनको उसका पैसा नहीं मिल रहा था, वो पैसा भी अब सरकार उनको दे रही है कि भैया पैसा हम दे रहे हैं, आप इन बच्चों को पढ़ाइए। अब वो अपना कंस्ट्रक्शन कराएं, वो अपने क्लासरूम्स बढ़ाएं और अपने हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल्स में रख के पढ़ाएं। तो ये सुविधा जो है वो जनसुराज उनको देने वाली है कि जब तक स्कूल डेवलप नहीं होते हैं, तब तक जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पे सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाए, उनकी सारा फी जो है वो जनसुराज वहन करेगी। जैसे भी आपका संगठन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो संगठन विस्तार हो गया है, मतलब पूरे ब्लॉक स्तर पे, वार्ड स्तर पे संगठन एक्टिव हो गया है? देखिए, हम लोग तो अभियान के लोग हैं और वाहिनी है हम लोग। संगठन बनाने में डायरेक्ट भूमिका तो हमारी नहीं है, लेकिन हाँ, संगठन के साथ काम करने का जरूर अनुभव थोड़ा बहुत है। वो इसलिए है क्योंकि जब जनसुराज जब यात्रा चल रही थी, तो उसमें सबसे पहला लाइन जो वर्ड लिखा हुआ था, उसमें लिखा था सही लोग। तो हम जाके गांव में प्रयास कर रहे थे कि जितने भी सही लोग हैं वो जनसुराज से जुड़ जाएं और उन सही लोगों के साथ अलग अलग कमेटी बना दी जाए, पंचायत कमेटी, ब्लॉक कमेटी, अब तो ग्राम कमेटी भी बन गई है और जिला कमेटी, ये सारी कमेटियां बन जाएं और हर कमेटी में 250 से लेके 500 लोग तक हैं हमारी कमेटी में। तो वो कमेटी पूरे बिहार में वो संगठन का रूप ले चुकी है, कंप्लीट हो चुका है। पार्टी बनने के 1 महीने तक हमारे पास वो संगठन नहीं था, क्योंकि पार्टी नई नवेली थी, 2 तारीख को ही पार्टी बनी थी। संगठन बनने में समय लगता है और जिस जिले से पदयात्रा होकर गुजर रही थी, वहां पीछे संगठन भी तैयार होता चल रहा था। लोग जो जुड़ रहे थे वो संगठन में कोई अध्यक्ष बन रहा था, कोई उपाध्यक्ष बन रहा था, कोई महासचिव बन रहा था, कोई सदस्य बन रहा था। तो वो संगठन पीछे से तैयार होता हुआ आ रहा था। लेकिन ये वहीं तक की बात है जहां तक यात्रा हुई थी। यात्रा जहां तक नहीं हुई थी वहां पे वो संगठन नहीं था, लेकिन इन हाल के दिनों में वो संगठन भी तैयार हो चुका है, क्योंकि लोग इतना ज्यादा इच्छुक थे कि हम जुड़े हम जुड़े हम जुड़े, तो संख्या बहुत बड़ी हो गई। अब तो हम खुद ही उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, किनको जगह दी जाए, किनके साथ क्या, लेकिन सबको समय के साथ जगह मिलेगी। 243 सीटों पे कितना फॉर्म आ चुका है? 243 सीटों में हम लोगों के पास 1550 फॉर्म आ चुका है। ये भी हमारे दर्शकों के लिए, आपके दर्शकों को बता दी जाए कि जनसुराज किसी को पैसा देके टिकट नहीं देने वाली है। जनसुराज वो व्यवस्था नहीं है जो अलग पार्टियों में होती है कि सब लोग अपना एक प्रोफाइल बना के जाते हैं और अपने आला कमान जिसको कहते हैं उनके पास जाके बैठते हैं। वो उनकी जाति देखता है, वो उनका वहां प्रभाव देखता है, उस हिसाब से उनको टिकट देता है, उस टिकट के एवज में कुछ पैसा लेता है जिससे उनका घर चलता है या जिससे उनकी पार्टी चलती है। तो ये जनसुराज में वो व्यवस्था नहीं। जनसुराज में व्यवस्था ये है कि आप चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी संप्रदाय से आते हो, आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, आप युवा हो, जवान हो, अब जिस भी महिला हो, आप कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप बिहारी हैं, आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आप
आप चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जनता मालिक है, आपका अंत में सर्वे भी होगा, लोग आपके बारे में बातचीत भी करेंगे और आपको भी ये मानना होगा कि आपका क्या प्रभाव क्षेत्र में है। तो मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, मान लीजिए कि अभी हम मोतिहारी में बैठे हुए हैं और मोतिहारी से 15 एप्लीकेशन गया हुआ है कि 15 लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़ें, तो उनको कुछ कार्य दिया गया है कि ठीक है भैया, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हर बूथ पर एक बूथ कमेटी बनाइए और फिर आप जनता में जाके अपनी बातों को रखिए, जनसुराज की बातों को रखिए, अपनी बातों को रखिए और फिर हम अंत में एक सर्वे कराएंगे, जनता से राय लेंगे कि भैया ये 15 लोग गए थे आपके पास, इसमें सबसे बेहतर व्यक्ति आपको कौन लगा। जिसको जनता बोल दे कि ये सबसे बेहतर व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जनसुराज टिकट दे देगी और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर जनसुराज अपनी सारी ताकत से उनको चुनाव लड़ाएगी। जो भी आप देखते हैं, संसाधन की बात हो या मैन पावर की बात हो, जिस तरीके से बुद्धि शक्ति की बात हो, वो सब शक्ति लगा के उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन इसमें किसी को टिकट ऐसे नहीं मिलेगा कि आप कोई बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं या आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं तो आप सीधे जाकर टिकट किसी ऑफिस में गए, प्रधान से गए, प्रधान टिकट, प्रधान कहे वाह वाह ले लो टिकट। प्रधान जी एक बार कहे भी थे कि हम लोग मजबूत कैंडिडेट नहीं ढूंढते, हम लोग सही और सच्चे कैंडिडेट ढूंढते हैं। हाँ, मतलब मजबूत तो जनता बना देती है ना। आज हम और आप मजबूत नहीं है और मान लीजिए कि लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा बात कह रहा है, बात ही कह रहा है, कुछ किया नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि बात से प्रभावित कर रहा है, आगे आएगा तो कुछ करेगा, उसी दिन हम मजबूत हो जाएंगे। अगर हम लाख अच्छी बात कर ले, यहाँ पे लाख विश्लेषण करने और लोगों को लगा ऐसी बात बनाता है, करना वरना ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बैठ के बात बना रहा है, तो मजबूत नहीं है। तो वैसे ही लोग हैं जिनके पास पैसा है, रुतबा है, वो अपने तरीके से प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता में अगर उनका जुड़ाव नहीं है तो मजबूत नहीं है। जिनके पास जनता है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है, तो जिनके पास जनता का बल है वो मजबूत है। तो मजबूत तो बनाया जा सकता है, मजबूत तो आप हो सकते हैं, आप मेहनत करेंगे मजबूत हो जाएंगे। जिन लोगों ने लगातार मेहनत किया, अच्छे हो या बुरे हो, जिनको आप जानते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो मेहनत की होगी, भले वो पद पाने के बाद उन्होंने कुछ गलत कर लिया हो, लेकिन जिस समय उनके पास पद नहीं था कुछ तो मेहनत की होगी, तभी जाके लोग उनको जानते हैं। तो जनसुराज भी एक नई नवेली पार्टी है, अपने तरफ से प्रयास कर रही है, नियत साफ है, विजन क्लियर है, 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल करना है तो करना है। और इसीलिए जनसुराज में जो भी कार्य आप देख रहे हैं, कि जो भी बात हम कह रहे हैं, आखिरी में अगर आप इस इंटरव्यू का एंड कर रहे हो तो वो 5 बातें जो जनसुराज कह रही है कि हम आके करेंगे, हम चाहते हैं कि वो पहले अपने दर्शकों को बता दें। और अगर आप साथी जनसुराज से जुड़े हुए हैं तो इन 5 बातों को लगातार लोगों के कान में डालिएगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो मूल में है इस बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के। और हम कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम बिजली पानी फ्री करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सड़क दुरुस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुल पुलिया बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि शिक्षा जो सबसे पहली व्यवस्था होनी चाहिए वो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई अमेरिका लंदन में बैठा हुआ लड़का और उसके बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों से कंपटीशन करा दिया जाए तो कहीं वो पीछे ना रह जाए। उस तरीके की व्यवस्था जनसुराज बनाना चाह रही है और इसे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय लेके इस व्यवस्था को बनाना चाह रही है। और तो सबसे पहली बात तो वो शिक्षा, जिसको विश्व स्तरीय करने की जरूरत है। दूसरा रोजगार। रोजगार कैसे? तो रोजगार के लिए पूंजी की उपलब्धता। हर उन बच्चों को जो स्किल्ड हैं उनके हाथ में पूंजी दी जाए, उनको बिहार बुलाया जाए और कहा जाए कि आप अपने तरफ से इस रोजगार की व्यवस्था करिए। तो वो जो रोजगार का सृजन, और एक तरह से आप समझिए कि जो अभी महाकुंभ चल रहा था ना इधर, तो वो आप समझिए रोजगार का एक महाकुंभ जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, जब हर एक काबिल व्यक्ति उसके हाथ में अगर पूंजी रखी जाएगी और वो अपने हिसाब से रोजगार करेगा, अपने स्किल के हिसाब से रोजगार करेगा, तो बेहतर काम करके दिखाएगा। जिस काम में वो काबिल है, जिस काम में उसकी दक्षता है, उस काम को वो करके दिखाएगा। बस सरकार को चाहिए कि उसको सपोर्ट करे। तो दूसरा काम है रोजगार। और तीसरा जो काम है वो है महिला। तो महिलाओं को जो अभी एक ऋण मिलता है वो सालाना 12% पे मिलता है, कहीं 24% मिलता है, उसको 4% कर दिया जाएगा। और यानी कि महीने का तो पॉइंट में हो गया, उसको सालाना 4% ब्याज पर उनको ऋण दिया जाएगा, ताकि वो अपने लिए कोई वर व्यापार कर पाए, वो अपने लिए अपने जीवन के लिए आगे बढ़ पाए। अगर उनके लिए व्यापार करने के लिए उतनी क्षमता नहीं है तो घर में किसी ऐसे व्यक्ति को वो पूंजी उपलब्ध करा पाए जिससे वो व्यापार कर पाए। मतलब घर में एक पूंजी की व्यवस्था, हर महिला के अकॉर्डिंग उनको 4% ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा जो खेती किसानी करते हैं, अच्छा बिहार में अब खेती कहीं ऐसी है ही नहीं जो खेती करके बहुत पैसा कमा रहा हो, पंजाब की तरह, जहां पंजाब में लोग अपनी खेती को लेके प्राइड करते हैं अपने आप पे।
वैसी बात बिहार में नहीं है। बिहार में जो जिसके पास भी खेत है वो हुंडा पट्टिया देके लोगों से काम करवा रहा है, क्योंकि उनको पास मजदूर नहीं है। मजदूर तो पंजाब चले जाते हैं, उनके पास मजदूरी देने का पैसा ही नहीं होता, खेती में इतना पैसा ही नहीं है कि मजदूरी देके वो अपना खेती अच्छे से करा पाए। तो किसी को देते हैं, भाई तुम कमाओ खाओ, कुछ हमको भी देना, कुछ अपने भी रख लेना। तो अब वैसी खेती को निकाल के जो खाने वाली खेती है उसको कमाने वाली खेती कैसे बनाई जाए, इस पे जन स्वराज का विचार है। तो चौथी बात यह है कि किसानों को मजदूर जो है वो फ्री में उपलब्ध कराया जाए, यानी कि जिस तरीके से स्कूल का फी जन स्वराज भरने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से मजदूरी भी मनरेगा के तहत जन स्वराज देगी। मतलब जन स्वराज की सरकार में उस समय बिहार सरकार होगी, उस समय जन स्वराज की सरकार नहीं होगी। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये मेरी गलती है। बिहार सरकार जो होगी वो उस वक्त हर व्यक्ति को जो मजदूरी कर रहा होगा उसको मजदूरी उपलब्ध कराएगी। आज मनरेगा में भ्रष्टाचार है, इस करप्शन को पहले तो खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, और उसके बाद जो भी चूंकि काम जब इतना हो जाएगा आपके पास, जब लोग ही यहाँ आ जाएंगे, सबसे मूल में तो वही बात है, इसे सिलसिलेवार ढंग से लाया गया है। जब लोग यहाँ पे आ जाएंगे उसके बाद उनके पास काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। तो उसमें जब वो खेतों में काम करने जाएंगे तो उसकी मजदूरी जो है वो सरकार वहन करेगी। तो जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनको अगर मजदूर फ्री में मिल जाए तो उनकी खेती किसानी थोड़ी आसान हो जाएगी, और शायद उनके पास जो पैसा का जो बचत होगा वो अच्छी खेती करने में लगाएंगे। और बाकी खेती को डेवलप करने के लिए और भी योजनाएं हैं, जो जब हम लोग इसके बारे में पूरा मैनिफेस्टो जारी करेंगे तो वही बताएंगे आप लोगों को। तो इसमें जो सबसे मूल में बात है कि मजदूरों की फ्री व्यवस्था की जाएगी खेती किसानी के लिए। और जो पांचवा जो है वो हमारे बुजुर्गों के लिए है, वो बुजुर्ग के लिए ये है कि अभी जो पेंशन है, और अच्छा ये कोई एहसान नहीं है या फिर ये जन स्वराज का कोई ऐसा ऐलान नहीं है जो उससे आकर्षित होकर सारे बुजुर्ग जन स्वराज का वोट करने लग जाएं, ये बल्कि उनकी जरूरत है। 400 रुपए अभी उनको वृद्धा पेंशन मिलता है। इसको आप समझ के देखिए कि 400 रुपए तब से मिलता है जब 400 रुपए की वो वैल्यू थी, और आज जब 400 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है तब भी 400 रुपया ही मिल रहा है। तो चूंकि बिहार में कोई खजाना तो सरकारों ने छोड़ा नहीं है, सब लूट के खा गए हैं। तो जो भी खजाने में कुछ पैसा पड़ा है उस हिसाब से जो हिसाब जोड़ा गया है कि 2000 प्रति व्यक्ति, प्रति बुजुर्ग व्यक्ति हम पेंशन की व्यवस्था करेंगे कम से कम। और वो 2000 रुपए इसलिए क्योंकि जो भी आदमी जब एक उम्र पार करता है तो उसको दवा की जरूरत पड़ती है, उसको जांच की जरूरत पड़ती है, लगातार उसको डॉक्टर को विजिट करना होता है। ऐसे में जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो इस तरीके की व्यवस्था नहीं कर पाएगा अपने लिए। तो कोशिश की जाएगी कि कम से कम शुरुआती दौर में 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था की जाए, और समय के साथ रिवाइज भी किया जाए। ऐसा नहीं कि 2000 रुपए हो गया तो बस हो गया और आगे इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। जैसे जैसे आगे बिहार का बजट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, वैसे वैसे इसको भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो 400 रुपए की वृद्धा पेंशन है उसको 2000 रुपए की वृद्धा पेंशन करने का जन स्वराज। यही 5 काम है। पहला शिक्षा, विश्व स्तरीय स्कूल की व्यवस्था। दूसरा रोजगार, उनके लिए पूंजी की व्यवस्था। तीसरा महिलाओं को 4% ब्याज पर ऋण देना। चौथा किसानों को मुफ्त मजदूरों की व्यवस्था करना। और पांचवा हमारे बुजुर्ग लोगों को 400 की जगह 2000 रुपए का पेंशन देना। ये 5 काम जो है वो जन स्वराज करना चाहती है। और ये 4-5 काम हो जाए तो बाकी काम जो आप देख रहे हैं, जो लोगों से आप सुनते हैं, जो आकर्षित करने वाली बात होती है, मैनिफेस्टो में लोग ऐसी बातें लिखते हैं जिसको लोग आकर्षित होकर वोट करने लग जाए, वो उसकी आप बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। यही 5 चीज बिहार को कहां से कहां लेके चली जाएगी। प्रशांत जी का एक रैली भी होने वाला है गांधी मैदान में, उसके बारे में क्या? प्रशांत जी का रैली नहीं होने वाला है, प्रशांत जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो पूरे बिहार की रैली होने वाली है, और बिहार के उन हर लोगों की रैली होने वाली है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कोई हमको बिहारी कह के गाली ना दे, जो चाहते हैं कि बिहार में बिहार जो है वो भी शान से खड़ा हो पाए और कहे कि हम आपके राज्य से कमजोर नहीं हैं, हमारे बच्चे आपसे कम शिक्षित नहीं हैं, हमारे यहाँ रोजगार की आपसे कम व्यवस्था नहीं है। उन सारे लोगों की रैली है जो भी बिहार को लेके एक सपना देखें। और आप और हम जिस सपने को लेके यहाँ आए हैं, नौकरी जाके छोड़ के, जो भी व्यक्ति इस काम में लगा है, कोई पढ़ाई छोड़ के आया, कोई नौकरी छोड़ के आया है, इन सारे बच्चों का सपना है कि बिहार एक समृद्ध राज्य बन के दिखाए। तो उन सब लोगों की रैली है, ये पूरे बिहार की रैली है। जब ये 11 अप्रैल को गांधी मैदान में ये रैली होने वाली है। अच्छा, रैली ये क्यों होती है? ये रैली आप समझिए कि भीड़ जुटाने का कार्यक्रम होता है जहां पे हम अपनी ताकत दिखाते हैं। यही होता है ना रैली का मतलब ही, और कुछ मतलब है नहीं। हम जो काम कर रहे थे ना, वो रैली से बहुत बड़ा काम कर रहे थे। हम गांव गांव जाके एक एक घर समझा थे। लोग जब हम पे हंस रहे थे कि जन स्वराज है, हवा हो जाएगा, ये तो वोट कटुआ है, इसके पास क्या है,
ये तो प्रशांत जी तो अलग अलग पार्टियों के साथ काम करते हैं, ये तो बीजेपी की बी टीम है, तो कोई कहता है इनकी जाति है वो उससे साथ नहीं पाएंगे। इन सबसे इतर लोग का काम क्या होता है कि जो लोग भी आप रैली देखते हैं आज तक, वो ताकत दिखाने के लिए रैली दिखाई जाती है कि हमारी इतनी ताकत है, रैली में लोग आ गए मतलब हमारे पास ताकत है। जनसुराज उससे अलग है। जनसुराज जो गांव-गांव में एक घर पे जाके दस्तक दिया है, जो एक दरवाजा खटखटाया है कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो ये प्रशांत किशोर नहीं, आपको खड़ा होना पड़ेगा। दूसरे दरवाजे पे गए हैं, उनको भी यही समझाया है कि भैया अगर आप बदलाव चाहते हैं, आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था चाहते हैं, आप घर में रोजगार चाहते हैं, अगर आप ऋण चाहते हैं, अगर आप वृद्धा पेंशन चाहते हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा। तो ये वो लोग आ रहे हैं उस दिन 11 तारीख को जो बिहार में विकल्प चाहते हैं, ये उनकी रैली है। अगर आप उस दिन अगर आप एक संख्या में लोग जुड़ते हैं तो उस दिन बिहार वो दृश्य आपको दिखाएगा कि बिहार के लोग कितना बेचैन हैं उस रैली को लेके, उस विश्वास को लेके। उस दिन शायद हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे कि सिर्फ हम ही नहीं थे, वो प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर चलने वाले 30-35 लोग ही नहीं थे, उसके अलावा एक बड़ा समूह भी इसका इंतजार कर रहा था कि कब ऐसे लोग सामने आए और हम भी अपनी बात को रखें कि चलिए भैया बिहार के बदलाव में एक हवन में एक आहुति हम भी देते हैं, थोड़ा बहुत हम भी उसके अंदर अपना योगदान देते हैं। ऐसे लेकर ऐसे साथियों के साथ मिलकर ये रैली होने वाली है गांधी मैदान में 11 तारीख को। आप सारे बिहार के साथी आमंत्रित हैं, आइएगा जरूर, क्योंकि वो दिन बदलाव का होगा। उसी दिन वो कहानी लिखी जाएगी जिसमें प्रशांत जी हमेशा कहते हैं और शायद उस दिन भी कहेंगे। आपको हम पहले ही इस बात को बता देते हैं कि एक लाइन तो वो जरूर होगी, क्योंकि वो विश्वास है हमारा, उसको हम लोगों ने जिया है 2-3 सालों तक। वो बात ये है कि इस साल जो भी व्यक्ति दिवाली छठ में घर आएगा, जो मजबूरी में, फिर से नोट करिएगा, जो शौक से बाहर गया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो मजबूरी में बिहार से बाहर गया है, उनको इस दिवाली छठ के बाद नहीं जाना पड़ेगा। उनके लिए सारी व्यवस्था यहीं की जाएगी, उनके लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था यहीं की जाएगी और उनके साथ मिलकर बिहार बनाया जाएगा। इसका आश्वासन के साथ ये रैली बनाई जा रही है कि भैया जो लोग भी बिहार से बाहर गए हैं वो वापिस आइए। जिस दिवाली छठ में जब आप आ रहे हैं तो यहीं रह जाइए, मिलकर इस बिहार को बनाते हैं और आप देखेंगे कि 5-6 महीनों में बिहार आपको लहलाता हुआ दिखेगा और 10 सालों में बिहार 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होकर दिखाएगा। ये हमारा कमिटमेंट भी है और इसके लिए जितना भी प्रयास करना होगा प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की पूरी टीम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।